प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोऑस्मोसिस। वही प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कीमोऑस्मोसिस ऐसे बोला जाता है। तो प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में आते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आते हैं। अक्रॉस द मेम्ब्रेन आते समय वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहता है या जो प्रोटीन का जो चैनल रहता है जिसके थ्रू ये प्रोटॉन्स आ जाते हैं, that is consist of F0 F1 particle, and these protons through these channels get transferred from the region of their high concentration to the region of low concentration। यानी ये थैलाकार्ड का जो ल्यूमेन रहता है इसमें से प्रोटॉन ये कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करके फिर और कहां पर चले आ जाते हैं? वो स्टोमा के अंदर चले आ जाते हैं। एट दैट टाइम वो प्रोटॉन के अंदर जो एनर्जी रहती है, दैट एनर्जी इज जो इमिट हो जाती है, दैट इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है? एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। अब फिर क्या हो जाता है? अब ये प्रोटॉन फिर स्टोमा के अंदर चला आ जाता है, तो प्रोटॉन यहाँ से घूम के इधर आता है देखो, और ये एनएडीपी को आके वो मिलता है, जिसके वजह से इधर से आए वाले इलेक्ट्रॉन और इधर से प्रोटॉन और कनेक्ट होके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एनएडीपी रिडक्टेज। अगेन देयर इज द सिंथेसिस ऑफ NADPH2, और वहां पर सिंथेसिस हो जाता है। किसका सिंथेसिस हो जाता है? तो NADPH2 का सिंथेसिस हो जाता है। तो ऐसे ये मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाता है? NADPH2 का भी प्रोडक्शन हो जाता है और इधर ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट ब्रेक होके प्रोटॉन्स गेट रिलीज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसीलिए ये ऑस्मोसिस के जैसे ही प्रोसेस रहती है, मगर प्रोटॉन का फ्लो हो जाता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज कीमोऑस्मोसिस। ऐसे कीमोऑस्मोसिस बोला जाता है, एंड थ्रू दैट द प्रोसेस ऑफ कीमोऑस्मोसिस देयर इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। और ये कीमोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऐसे ये फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया था, लाइट रिएक्शन के अंदर एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, एक NADPH2 प्रोड्यूस हो जाता है। देखो इधर NADPH2 प्रोड्यूस हो जाता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहता है दैट इज द ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन तो क्या किया जाता है? रिलीज हो जाता है, आउटसाइड द सेल चला जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एंड दैट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल जो एयर का प्यूरिफिकेशन करता है, या जो एनिमल डिपेंडेंट रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो ऐसे ये कीमोऑस्मोसिस का हाइपोथेसिस है, एंड दिस इज अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है। यही लाइट रिएक्शन के अंदर देखो 3 प्रोडक्ट बने हुए हैं, 3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया है, बाहर चला जाता है, प्लांट रिलीज टू ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। बाकी के जो 2 प्रोडक्ट रहते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज एटीपी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज NADPH2। ये दोनों प्रोडक्ट आप फोटोसिंथेसिस के सेकेंड फेज के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं, and that second phase is nothing but the dark reaction of photosynthesis, or that is nothing but the light independent reaction of photosynthesis। जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन तो सबको पता होंगे, CO2 reacts with water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, synthesis of glucose and oxygen। देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, अभी ग्लूकोज सिंथेसिस होना बाकी है। ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी लगती है ये एटीपी प्रोवाइड करता है, और जो हाइड्रोजन लगते हैं दिस इज अबाउट द कीमोऑस्मोसिस। अभी डार्क रिएक्शन कैसे हो जाती है, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैं उसको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, हाउ डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस।
तो देखो ये डार्क रिएक्शन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। उसको डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल ऐसे बोला जाता है। यहाँ पर ये देखो सबसे लास्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट अभी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं। देखो लाइट रिएक्शन के जो है दैट इज कॉल्ड एज एटीपी। देखो यहाँ एटीपी बिकम्स एडीपी, एटीपी से और एडीपी बनता है ना। एटीपी क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। और दूसरा जो रहता है NADPH2, वो NADPH2 क्या प्रोवाइड कर देता है, NADP हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा देता है, एंड दैट NADPH2 बिकम्स NADP। NADPH2 का और NADP में कन्वर्जन हो जाता है। तो ऐसे ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं, डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं। अभी डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। तो मेल्विन केल्विन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल proposed to this pathway। ये पाथवे को ग्लूकोज कैसे, देखो सबसे लास्ट में शुगर है ना, ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, ये मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया। इसीलिए ये पाथवे को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। ये पाथवे को केल्विन साइकिल ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तब ये केल्विन साइकिल का दूसरा एक नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज C3 पाथवे। ये देखो इस C3 पाथवे क्यों बोलते हैं, इधर आइए। ये रिएक्शन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से रिएक्शन शुरू होते हैं, और रिएक्शन का जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। that is the 3 carbon containing compound, and that is the first stable product of this reaction। ये रिएक्शन का वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, that is called as C3 pathway। इसीलिए उसको C3 pathway ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ये C3 जो पाथवे है that is of consist of 3 कार्बन एटम्स, और ये प्रोडक्ट पहला कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स है, इसीलिए उसको C3 पाथवे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसको लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर कहां पर भी लाइट यूटिलाइज नहीं हो जाती है। एंड वेयर इट इज टेक्स प्लेस, ये प्रोसेस कहां पर हो जाती है, तो दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा नाम का जो रीजन रहता है, वो स्ट्रोमा के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है, तो स्ट्रोमा उसका साइट रहता है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले कौन सी प्रोसेस रहती है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसके पहले वाले प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन उसको बोला जाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग फॉर कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन किसे बोला जाता है, कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे 2 स्टेप्स रहते हैं। कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है दैट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। और डीकार्बोक्सिलेशन किसे बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे बोला जाता है। तो कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे 3 अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस बोले तो ये कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस जाता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है। कार्बोक्सिलेशन देखो जैसे ही CO2 ऐड होता है, CO2 किसके ऊपर जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्टोमा के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑलरेडी देयर इज वन कंपाउंड प्रेजेंट। कंपाउंड है, नेम ऑफ दैट कंपाउंड राइबोलोज 5-फॉस्फेट। यहाँ पर मैंने स्पॉटलाइट दिखाया है, वो कंपाउंड का नाम है राइबोलोज 5। इस ब्रेक होता है क्या? यस सर। आप सर अभी तो रेंज आ गया पूरा। अब ठीक है सर। अब ठीक है? यस सर। ठीक है,
तो देखो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कौन रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से आता है। तो एटमॉस्फेयर से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आके फर्स्ट कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट कंपाउंड? अब ये कंपाउंड कहाँ रहते हैं, तो दीज कंपाउंड्स दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रहता है उसके अंदर ये ऑलरेडी कंपाउंड रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? दैट इज कॉल्ड एज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये कंपाउंड को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोलते हैं, और ये जो कंपाउंड रहता है दैट इज द 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्लस 1 CO2 प्लस 1 CO2, ये दोनों के बीच जब यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रूबिस्को। रूबिस्को नाम का एक एंजाइम होता है, और ये रूबिस्को नाम के एंजाइम के अंदर क्या किया जाता है, रूबिस्को एंजाइम सिर्फ उसके प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो जाती है। सर आज थोड़ा एटमॉस्फेयर की वजह से वॉइस ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? थोड़ा क्लाउडी है एटमॉस्फेयर, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता ना? हाँ रहता है सर, उसका भी। यहाँ पे खुद औरंगाबाद में सर, यहाँ पे खुद हवा ये चल रहा है सर, आंधी तूफान। हाँ अभी बहुत जोर से बारिश हो गई ना, तो उसका कुछ कारण है क्या? उसी की वजह से होता है सर ये। हाँ तो खुद रोज का तो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ अपने आप डिस्कनेक्ट हो रहा है और बाद में और रिकनेक्ट हो ये रहा खुद है। डिस्कनेक्ट हो गया था सर ऑटोमेटिकली। मैंने फिर दूसरा सेटअप ऐसा किया। ऐसा 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 ऐसा। तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो क्या हो गया है, ये 1 कार्बन एटम वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आता है, और ये 5 कार्बन एट कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट, दोनों में रिएक्शन होती है। तो असल में क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, और होता भी वैसा है। मगर वो जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है ना, दैट इज द अनस्टेबल कंपाउंड, एंड दैट इमीडिएटली गेट ब्रेक डाउन इनटू जो नेक्स्ट आगे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो जाता है, और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट रहता है ना, दैट 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज द फर्स्ट एंड स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इसीलिए केल्विन साइकिल को या यही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज C3 पाथवे। उसको C3 पाथवे से नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पहली प्रोसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया, इसीलिए प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। उसको कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट आगे जो प्रोसेस हो जाती है, देखो ये जो प्रोसेस रहती है दैट इज ये, और ये जो स्टेप है दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो देखो यहाँ पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो बना हुआ है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को एक एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, दैट 1 एटीपी मॉलिक्यूल बिकम्स 1 एडीपी, एंड ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन डाइफॉस्फेट में होता है। तो उसका मीनिंग है एक फास्फोरस इधर ऐड हो जाता है, और इधर जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये कंपाउंड को, क्योंकि ऑलरेडी एक फास्फोरस इसके पास था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक फास्फोरस था, एटीपी का एक फास्फोरस आ गया और वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर ऐड हो गया, इसलिए जो कंपाउंड बन गया है, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट नाम का कंपाउंड बन जाता है। फिर उसके आगे क्या होता है, लाइट रिएक्शन का ये जो NADPH2 रहता है, NADPH रहता है, दैट NADPH बिकम्स NADP, उसका NADP बनता है, और इसका 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है बोले तो NADPH के जो हाइड्रोजन रहते हैं आके इसको मिलते हैं, एंड दैट बिकम्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट,
और उसका जो कंपाउंड बन जाता है वो कंपाउंड का नाम है दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब असल में यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस हो गई। रिडक्शन बोले तो यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी प्रोसेस हो गई, इसीलिए उसको रिडक्शन ऐसे बोला जाता है। अब आगे क्या हो जाता है, असल में यहाँ पर ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वो असल में 12 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। वो 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल इसको बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, शुगर को बनाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और इधर से वो 12 में से 2 मॉलिक्यूल अगर इधर यूटिलाइज हो गए तो बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, वो रिसाइकलिंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। देखो यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी ऐसे बोला गया है। रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी का ऐसा, इसका ऐसा मीनिंग है कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज मोनोफॉस्फेट यानी राइबोलोज 5-फॉस्फेट। और राइबोलोज 5-फॉस्फेट को क्या किया जाता है, एक एटीपी दिया जाता है, हियर द एटीपी बिकम्स एडीपी, और उससे और रीजनरेट होके बन जाता है दैट इज राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बन जाता है और प्रोसेस क्या हो जाती है, रिसाइकल्ड की जाती है। देखो ये राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट सबसे पहले यूटिलाइज हो गया था और वो लास्ट में प्रोड्यूस हो जाता है और प्रोसेस क्या की जाती है, रिसाइकलिंग की जाती है। रिसाइकलिंग की वजह से दिस प्रोसेस कैरिड आउट अगेन, और ऐसे ग्लूकोज बनता है और रिसाइकल होती है, और ऐसे ग्लूकोज बनता है और रिसाइकल होती है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, दिस इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल ऐसे बोला गया है। तो ऐसे ये केल्विन साइकिल है, उसको C3 पाथवे बोलते हैं। और ये पाथवे के अंदर देखो लाइट एनर्जी का डायरेक्ट यूज कहां पर भी नहीं हो जाता, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मगर यही प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है यानी शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है। ये मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके डिटेल्स दिए, इसीलिए ये पाथवे को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल, इसीलिए उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द होल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर यूज होते हैं, वाटर कहाँ पर यूज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो जाता है और ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो जाता है, इसके बारे में यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर एक C4 नाम, जैसे ये C3 पाथवे है वैसे एक C4 नाम की एक पाथवे आती है और एक क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम नाम की पाथवे आती है। ये दोनों पाथवेज कैसे रहते हैं उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी। Yes, anybody having doubts? पूछो अगर क्या डाउट है तो। 3C का मीनिंग है कि दैट कंपाउंड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, जिसके अंदर 3 कार्बन, जैसे जैसे यहाँ पर 6C आएगा, शुगर जहां पर है ना वहां पर 6C आएगा। 6C का मीनिंग है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम रहते हैं। तो देखो ये 3C है, 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 मगर देखो ये 5C है, ये 5C है। सबसे लास्ट में जो शुगर रहता है वो 6C रहता है। मीन्स दैट मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स, तो उसको वो नंबर दिया जाता है। केल्विन साइकिल का या पाथवे का ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन एटम वाला रहता है, इसीलिए उसको C3 पाथवे से बोला जाता है। यस,
Again, anybody having difficulties? ATP का मीनिंग है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Don't देखो go यहाँ पर anywhere. I ATP, want your attendance. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसको, ATP का मीनिंग है। Yes, again anybody? P का मीनिंग फॉस्फेट, अपना फॉस्फेट रहता है ना, जैसे पोटेशियम फॉस्फेट, सल्फर, वो फॉस्फेट। कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है, ये देखो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, कोई प्रोसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। और कोई प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है, ऐड की एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड आके ऐड होता है, इसके साथ रिएक्ट होके ये बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसराइड बनता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया, इसलिए प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन ऐसे बोला गया है। और ओके सर, फिर बाकी का कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर देते हैं। NADPH का फुल फॉर्म है N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनाइन, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, P फॉर फॉस्फेट और H फॉर रिड्यूस्ड। उसको NADPH ऐसे बोला जाता है, निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, रिड्यूस्ड, ऐसे उसको बोला जाता है। ठीक है, तो रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है सर, बाकी का कल के लेक्चर में लेते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. ओके सर, ओके 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 सर। Participants, you can leave now. I taken your attendance and uploaded it. ओके बाय। ओके ओके।